नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। फीवर एक ऐसा सिम्टम है जिसे आप सभी परिचित हैं। फीवर एक ऐसा सिम्टम है जो सबसे कॉमनली आपको दिखाई देता है। शुरुआत की प्रैक्टिस में ये सब कुछ बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन है नहीं। किसी पेशेंट को अगर फीवर आ गया तो हमारी भी नींद गायब हो जाती है। हम सभी कहीं ना कहीं एक पैनिक मोड में आ जाते हैं और उसका कारण सिर्फ एक है, और वो ये है कि फीवर में किस तरह की केस टेकिंग करनी चाहिए, क्या क्या जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए ताकि आप उस फीवर के केस के लिए एक उपयुक्त रेमेडी निकाल पाएं। ये हमें पता नहीं होता। क्या क्या पूछना है पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से, ये हमें सूझता नहीं। पेशेंट बोलता भी है, बहुत कुछ बोलता है अपने फीवर के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में, लेकिन तब पर भी हमें नहीं सूझता कि जो कुछ ये पेशेंट बता रहा है उसमें से क्या ऐसा है जिसको पिक करना चाहिए, क्या ऐसा है जिसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि फीवर एक ऐसा सिम्टम होता है जो बाकी के सारे सिम्टम्स को मास्क कर देता है, छुपा देता है। मैंने कई ऐसे भी स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स को देखा है जो जब फीवर के केस का सामना करते हैं तब एक आसान रास्ता चुनते हैं, जिसमें यह एडवाइस दिया जाता है कि फीवर है तो पैरासिटामोल ले लीजिए, या फिर फीवर है तो एलोपैथी की मेडिसिन ले लीजिए, फिर फीवर जाने के बाद फिर से शुरू करेंगे होम्योपैथी। यहां पर मैं ये बता दूं कि पैरासिटामोल लेना या एलोपैथिक मेडिसिन लेना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। जब जिसकी जरूरत होगी उसको यूज किया जाएगा। जहां पर एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत होगी वहां पर उसको यूज करना भी चाहिए, उसमें गलत नहीं है। लेकिन जब हम फीवर के केसेस में पहला प्रेफरेंस ही पैरासिटामोल को देने लगे, हम बिना कोशिश किए ही हार मान जाएं, हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से ज्यादा तवज्जो अगर हम पैरासिटामोल को देने लगे, तब कुछ ठीक सा नहीं लगता। तब ये थोड़ा गलत लगने लगता है कि पहले कोशिश तो करिए, कोशिश करके देखिए तो सही कि इससे होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आप उसको अपने कलीग के पास रेफर कर सकते हैं जो उसको एलोपैथिक मेडिसिन देगा, जिसमें वो एक्सपर्ट है। कई लोग ये भी दलील देते हैं कि फीवर अगर वायरल है तब कुछ करना नहीं चाहिए, सिर्फ जनरल मैनेजमेंट करिए। वायरल फीवर है तो ये 7 से 10 दिनों में अपने आप ही चला जाएगा, और सही भी है कि वायरल फीवर अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। पैथोफिजियोलॉजिकली तो सही है। लेकिन यहां पर मैं एक बात और ऐड कर दूं, जब आप इन तथाकथित वायरल फीवर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं तब आप इन फीवर्स का जो ड्यूरेशन है आप उसको कम कर सकते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से। और अगर आप इन फीवर्स के ड्यूरेशन को कम कर देते हैं तो आप पेशेंट की तकलीफों को भी कम कर देते हैं। जो पेशेंट 7 से 10 दिन तक वो सफर करने वाला है, उसका जो सफरिंग है वो कम हो जाता है। जो फीवर 10 दिन तक चलने वाला है, अगर आप उसको 1, 2 या 3 दिन में लिमिट कर सकते हैं तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो आज हम फीवर को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या ऐसे साधन हैं जिससे हम होम्योपैथी की मेडिसिन से बिना किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किए फीवर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किए बिना फीवर को ठीक करेंगे, तो यस, मैं ये कहता हूं कि हम किसी भी तरह के पेटेंट प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे। बिना उनके भी आप बहुत अच्छे से फीवर को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर फीवर को ठीक करना है तो सबसे पहले फीवर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। फीवर को आप पहचानेंगे तभी आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको फीवर के बारे में भी बता देता हूं। फीवर को आप पायरेक्सिया या फिब्राइल एपिसोड्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली
व्हाट इज फीवर? फीवर का मतलब होता है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल, यानी जब शरीर का तापमान नॉर्मल से अधिक हो जाता है तब हम उसको फीवर की संज्ञा देते हैं। फीवर एक ऐसा सिम्टम है जो लगभग हर तरह की बीमारी में आपको दिखाई दे सकता है। हर तरह के कंप्लेंट्स के साथ वो एकम्पनी कर सकता है। फिर चाहे वो कोई मामूली सा इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिकल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस इलनेस भी हो सकता है, जैसे कैंसर हो गया या कहीं कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। शरीर में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हो तब भी फीवर आ सकता है। इन सभी फीवर को आप किसी भी नाम से बुलाएं, इनको आप किसी भी डायग्नोस्टिक ग्रुप में रखिए, चाहे आप उसको मलेरिया कहिए, चाहे आप उसको ऑटो इम्यून फीवर कहिए, चाहे आप उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहिए, चाहे आप उसको एंटेरिक फीवर कहिए, चाहे आप उसको इंटरमिटेंट फीवर कहिए। आप उसको किसी भी डायग्नोस्टिक ग्रुप में रखिए, लेकिन तब भी कुछ ऐसा होता है जो इन हर तरह के फीवर में एक जैसा ही होता है। ये जो भी फीवर होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इनका जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इन सबका कॉमन होता है। और वो कैसे काम करता है? सबसे पहले जब टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से ऊपर जाने लगता है तब हमारा थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और इसी रिस्पांस के तहत मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिससे कि हमें सबसे पहले ठंडी लगने लगती है और फिर शरीर गर्म होने लगता है और कुछ देर के बाद पसीना हो जाएगा। ये एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है, जैसे फीवर प्रोग्रेस करता है, कि कैसे फीवर डेवलप करता है बॉडी के अंदर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तब हमको समझेगा कि फीवर जो इतना अकेला दिखाई देता है, वास्तव में उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी तरह का फीवर हो, ये 3 बेसिक स्टेजेस होते ही हैं। वो है चिल स्टेज, जब हमको ठंडी लगने लगता है। दूसरा है हीट स्टेज, जब हमको गर्मी का एहसास होता है। और तीसरा है स्वेट स्टेज, जब हमको पसीना आने लगता है। तो ये 3 स्टेज आपको हर एक फीवर में मिलेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वही आज फिर से दोहराता हूं, कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, फिर चाहे फीवर का केस ही क्यों ना हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो होता है कॉज। आपको फीवर का कॉज ढूंढना है कि आखिर ये फीवर आया क्यों। हमें पता चलना चाहिए कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हो गई। What was the cause that excited this febrile episode? तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमको हमारे जो भी हमारा कंप्लेंट है पेशेंट का, उसको एक्सप्लोर करने हमें आना चाहिए। तो हमें हमारी केस टेकिंग में सबसे पहले कॉज फाइंड आउट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पेशेंट से इंक्वायर करते हैं और आपको पता चले कि फीवर आने से ठीक पहले, आने के ठीक कुछ दिन पहले या एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था कि पेशेंट को बहुत गुस्सा आ गया था। रूब्रिक वुड बी फीवर एंगर फ्रॉम। रूब्रिक होगा फीवर एंगर फ्रॉम। इसमें कैमोमिला है, कॉक्युलस है। कई पेशेंट्स आपको ऐसा बताएंगे कि रात को सोने में हाथ रजाई के बाहर रह गया या चद्दर के बाहर रह गया, या फिर रात को बहुत ठंडी लगी और उसके बाद फीवर आ गया। उसके लिए रूब्रिक है फीवर चिलीनेस विथ पुटिंग द हैंड्स आउट ऑफ बेड फ्रॉम, जिसमें हिपारसल्फ है, नक्स वोमिका है, टैरेंटुला है, आर्निका है, टिबोक्लिनम है। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है। अगर पेशेंट ये कहे कि मैं तो कल इतना बात की कि उसके बाद ही फीवर आ गया, उसके बाद मैं एकदम से परेशानी हो गई बात कर करके,
बात करने की वजह से अगर फीवर आ जाए, रूब्रिक है फीवर कॉन्वर्जेशन फ्रॉम, और सिंगल मेडिसिन है सीपिया। फीवर कॉन्वर्जेशन फ्रॉम, कोई अगर आपको ये बताया कि उसको कहीं घूमने जाना था या उसको किसी इवेंट को अटेंड करने जाना था और उस चीज का एक्साइटमेंट था और उस एक्साइटमेंट के कारण इसको फीवर आ गया है, रूब्रिक है फीवर एक्साइटमेंट फ्रॉम। रूब्रिक है फीवर एक्साइटमेंट फ्रॉम। इसमें कैप्सिकम है, कार्सिनोसिन है, एकोनाइट है, कॉफिया है, पल्सेटिला है। ये सारे मेडिसिन कितने बेहतरीन तरीके से इस रूब्रिक में मौजूद है। कई बार आपको ऐसे भी सिम्टम्स मिलेंगे कि कल बहुत काम करना पड़ गया, कल बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो गया और उसके बाद से ऐसा तबीयत खराब हो गई है या फीवर आ गया है, तो रूब्रिक है फीवर एक्सर्शन फ्रॉम, जिसमें एंटीम क्रूड है, रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है अगर किसी को एक्सर्शन के बाद, खास करके फिजिकल एक्सर्शन के बाद अगर फीवर आ जाए तो। सीपिया है, सैम्बुकस है। अगर कभी कोई डर गया हो किसी बात से और उस डर के बाद उसको फीवर आ जाए तो रूब्रिक है फीवर फ्राइट फ्रॉम। कई स्टूडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं या कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपने पुराने दिनों को याद करके वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनको फीवर आ जाता है। तो अगर अपने पुराने दिनों को याद करके पेशेंट इतना इमोशनल हो जाए कि उसको फीवर आ जाए, तब उसके लिए भी रूब्रिक है फीवर हेक्टिक फीवर नॉस्टैल्जिया फ्रॉम। सिंगल मेडिसिन है कैप्सिकम, और हम सभी जानते हैं कि कैप्सिकम को कितना ज्यादा होम सिकनेस होता है। रूब्रिक है फीवर हेक्टिक फीवर नॉस्टैल्जिया फ्रॉम। कई बार ऐसा होगा कि शादी में कहीं अटेंड करने गए हैं या कोई फंक्शन अटेंड करने गए हैं और वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, उसके बाद फीवर आ गया है। रूब्रिक है फीवर नॉइज फ्रॉम। रूब्रिक है फीवर नॉइज फ्रॉम। इसमें ब्राइनिया है, कॉफिया है, कॉस्टिकम है। कई बच्चों में आपको ये जो मैं अगला रूब्रिक बताने जा रहा हूं, ये आपको देखने मिलेगा कि उसको वर्म्स भी हैं और फीवर भी आया है। तो रूब्रिक है फीवर वर्म्स फ्रॉम, जिसमें एकोनाइट, सीना, सेबेडिला, सिलिशिया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता पा रहा हूं। ऐसे और भी हैं जिन्हें, जितने भी एलिमेंट्स फ्रॉम हैं वो सभी कॉज का हिस्सा हो सकते हैं। ये सभी किसी न किसी तरीके से फीवर को एक्साइट कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स फ्रॉम वाले रूब्रिक्स हैं, जितने भी एग्रेवेशन वाले रूब्रिक्स हैं, कुछ रेमेडीज तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। जैसे आर्निका को इंजरी के बाद फीवर आ सकता है, जैसे रेस्टॉक्स का पेशेंट मैंने अभी बताया कि अगर वो एक्सर्शन करेगा तो उसको फीवर आ सकता है, या फिर अगर वो पानी में भीगने के बाद कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने गया है या बारिश में भीग गया है या किसी तरीके से वो डैम्प वेदर में पहुंच गया है तो उसको फीवर आ सकता है। डलका मरा अगर डैम्प वेदर में है या सीलन जैसी जगह में है तो उसको फीवर आ सकता है। तो अगर आपको कॉज पता लग जाए तो काम और आसान हो जाता है।